नमस्कार दोस्तों। अगर आप मिडिल ईस्ट या फिर उसके आसपास के जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी देश हैं उनमें से अगर आप देखोगे तो टर्की वाज वन अमंग दी फ्यू नेशंस जहां पर आपको डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इस तरह की चीजें देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले 10 साल में अगर आप देखिए तो जो प्रेसिडेंट इस समय बने हुए हैं अर्डोगान, उनके कार्यकाल में यहां पर जो डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, इसको कहीं ना कहीं नीचे करने की कोशिश की गई है। लगातार ऐसे कुछ लॉज लाए गए हैं, कुछ परिवर्तन किए जा रहे हैं टर्की में, जिसकी वजह से जो ऑर्थोडॉक्स जो चीजें हैं वो आपकी लगातार सामने आ रही हैं। और इसी को देखते हुए यहां पर एक और कंट्रोवर्शियल लॉ लाया गया है। आप यहां पर न्यूज देख सकते हो, टर्किश पार्लियामेंट अप्रूव्स कंट्रोवर्शियल ओवरसाइट लॉ। तो ये ओवरसाइट लॉ है क्या, किस प्रकार के फ्रीडम के रेस्ट्रिक्शंस की हम यहां पर बात कर रहे हैं? क्योंकि राइट टू फ्रीडम आपको पता होगा, भारत के अंदर भी जो आर्टिकल 19 है उसके तहत कई तरह के फ्रीडम की हम बात करते हैं, जैसे फ्रीडम टू स्पीच, फ्रीडम टू एसोसिएशन। किस फ्रीडम की हम यहां पर बात कर रहे हैं जो कि ये जो नया लॉ लाया गया है उसके अगेंस्ट जा रहा है? तो काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है, स्टडी IQ लैब के लिए स्मार्ट कोर्स है जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों यहां पर क्या हुआ है। तो टर्किश पार्लियामेंट ने संडे को ही, इसी रविवार को, एक बिल पास किया है जिसके थ्रू जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं, एनजीओज होते हैं, उनके ऊपर काफी ज्यादा निगरानी की जा सकती है, मॉनिटरिंग की जा सकती है। ये जो बिल पास किया गया है और ये एक्ट बन गया है, इसका नाम है प्रिवेंटिंग फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। तो आप देख सकते हो कहीं ना कहीं जो फाइनेंसिंग है उसकी बात कही जा रही है। अब तो देखिए, अगर ये जो अर्डोगन की पार्टी है, जस्टिस एंड डेवलपमेंट पार्टी, उनका यह कहना है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की जो रिकमेंडेशन है कि हमें टेरर फाइनेंसिंग को लेकर, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर कुछ कानून लाने चाहिए, उससे कंप्लाई करते हुए, उसको चेक्स एंड बैलेंस में रखते हुए, इसीलिए हमने ये लॉ लेकर आया है। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, उनका यह कहना है कि ये जो लॉ है वो एक तरह से वायलेट करता है खुद जो टर्किश कॉन्स्टिट्यूशन है उसके प्रोविजंस को वायलेट करता है। कौन से प्रोविजन को? दैट इज फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब कि जो आप ग्रुप फॉर्म कर सकते हो, एनजीओ बना सकते हो, उसमें पूरी तरह से फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है। यहां पर कहीं ना कहीं इंटरफेयर करने की कोशिश की जा रही है टर्की के द्वारा। अब हम देखते हैं कि ये दोस्तों जो बिल है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है कि यह बिल लाया ही क्यों गया, क्योंकि यहां पर टर्की का यह कहना है कि 2019 में ये जो FATF है, आई एम श्योर आप इसके बारे में अक्सर सुनते होंगे, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसके बारे में मैं आपको बता दूं करीब 30 साल से भी ज्यादा पूरे हो चुके हैं। 1989 में इसको लाया गया था FATF को, और अक्सर पाकिस्तान को लेकर इसके बारे में चर्चा होती रहती है। तो यहां पर FATF का जो मेन फंक्शन है वो ये है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, टेररिस्ट फाइनेंसिंग हो गया, थ्रेट हो गया, जो ओवरऑल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को जो थ्रेट है उसको बचाने के लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करे, इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करे, लीगल लॉस का, रेगुलेटरी और ऑपरेशनल जो मेजर्स हैं उसको लिया जाए, ये FATF का काम है। तो यहां पर टर्की का यह कहना है कि 2019 में टर्की के ऊपर एक रिपोर्ट बनाई गई थी FATF के द्वारा, और FATF ने यहां पर यह कहा था कि आपको कुछ इस प्रकार से कानून लाने की आवश्यकता है, कुछ एक्शंस लेने की आवश्यकता है, ताकि जो टर्की के अंदर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, टेरर फाइनेंसिंग के केसेस हैं, उसको पूरी तरह से रोका जा सके। और टर्की का यही कहना है कि हमने इसीलिए ये जो नया लॉ है वो लाया है। इसके अंदर 43 आर्टिकल्स हैं, और यहां पर जो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है टर्की के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, इसीलिए इसको काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बताया जा रहा है। और टर्की का यह कहना है कि हमने ये लॉ इसलिए लाया कि कहीं टर्की को भी यहां पर ब्लैक लिस्ट नहीं ना कर दिया जाए FATF के द्वारा। जैसे कि आपको पता होगा पाकिस्तान को इस समय ग्रे लिस्ट के अंदर डाला गया है, तो अगर पाकिस्तान यहां पर चीजों को सही नहीं करता है तो हो सकता है ब्लैक लिस्ट के अंदर भी डाल दिया जाए। तो यहां पर टर्की का यह कहना है, सरकार का यह कहना है कि हमें ब्लैक लिस्ट नहीं होना है, इसीलिए हम इस तरह के मजबूत जो कानून है वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन इसके इंप्लीकेशंस क्या हो सकते हैं? कानून लाना एक अलग चीज है, लेकिन जो इंटेंशन होता है कानून का वो काफी डिफरेंट होता है। तो यहां पर देखिए, यहां इस पूरे कानून में यह बोला गया है कि जितने भी एनजीओ हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जितने भी टर्की के अंदर, उसमें यहां पर जो ट्रस्टीज होते हैं, क्योंकि किसी भी एनजीओ को चलाने के लिए उसके ट्रस्टीज होते हैं, कुछ मेंबर्स होते हैं जो उसकी देखभाल करते हैं, उसको चलाते हैं, जो भी मेन निर्णय लेना है वो उस ट्रस्टीज के द्वारा किया जाता है। तो सरकार का यह कहना है कि जितने भी एनजीओज हैं उसमें हमारा सरकार का कोई प्रतिनिधि होगा उस ट्रस्टीज के अंदर, मतलब वो भी यहां पर जांच कर सकेगा कि उस एनजीओ के अंदर क्या काम आ रहा है। अब जस्ट इमेजिन करके देखो, भारत के अंदर इतने सारे एनजीओ हैं, हर एक एनजीओ के अंदर अगर सरकार अपने ट्रस्टी को बैठाने लगेगी तो किस तरह से यहां पर जो एनजीओ हैं
फ्रीडम के तौर पर काम कर पाएंगे। तो यही एक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है टर्की के अंदर कि आप हर एक एनजीओ में यहां पर ट्रस्टीज बैठाने की बात कर रहे हैं और इस कानून के तहत जितने भी एक्टिविटीज हैं एनजीओ के वो सस्पेंड किए जा सकते हैं, एसेट्स को सीज किया जा सकता है, यहां पर जो भी सोर्स ऑफ फंडिंग है उसको प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की जाएगी, कहां खर्च हो रहा है, किस तरह से खर्च हो रहा है, ये सारी चीजें यहां पर की जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, क्रिटिक्स जो बोल रहे हैं, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, उनका यह कहना है कि ये जो कानून है वो एक तरह से देश के अंदर, टर्की के अंदर डिसेंट की जो भावना है उसको क्रैकडाउन करने के लिए लाया जा रहा है, मतलब उसको पूरी तरह से मिटाने के लिए लाया जा रहा है। यहां पर इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक एंगल आता है 2016 में टर्की के अंदर कू करने की कोशिश की गई थी। जो एर्डोगान थे उनके सरकार को बर्खास्त करने की कोशिश की गई थी मिलिट्री के द्वारा, लेकिन ये फेल्ड अटेम्प्ट था। यहां पर आप 2016 का आर्टिकल देख सकते हो, मिलिट्री कू वाज वेल प्लान्ड एंड वेरी नियरली सक्सीडेड। मतलब कि ऐसा बताया कि आगे चलकर कि ये जो पूरा कू करने का प्लान था, एर्डोगान को हटाने का प्लान था, वो काफी वेल प्लान्ड था और ऑलमोस्ट सक्सीड हो गया था, लेकिन किसी ना किसी प्रकार से यहां पर इसको रोका गया और कू करने से बच गया टर्की 2016 में। तो उसके बाद से क्या हुआ है, लगातार जो एर्डोगान की सरकार है उसने यहां पर अलग अलग जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, जजेस हैं, थाउजेंड्स ऑफ इस तरह के पीपल को यहां पर सरकार लगातार टारगेट कर रही है। इनफैक्ट इसी साल के स्टार्टिंग में करीब 700 लोगों को, जिसमें कि मिलिट्री हो गए, जस्टिस मिनिस्ट्री पर्सनल हो गए, इन सबको अरेस्ट किया गया है। यहां पर भी आप आर्टिकल देख पाओगे, टर्की ऑर्डर्स द अरेस्ट ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलिट्री ओवर अलेज्ड कू टाइज। और इसीलिए लगातार जो एर्डोगान है उनके ऊपर इल्जाम लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स होते जा रहे हैं और जो टर्की की मूलभूत भावना है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इस तरह की चीजों को कोशिश की जा रही है रोकने की। और यहां पर पिछले एक दशक में जब से वो पावर में बने हैं तो लगातार ऐसे कई रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं ताकि यहां पर जो डिसेंट है इन सभी चीजों को रोका जा सके। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया जाता है कि कू करने के बाद ये जो एर्डोगान की सरकार है उन्होंने टर्की के अंदर रह रहे फॉलोअर्स हैं, एक पर्टिकुलर मुस्लिम क्लेरिक हैं फेतुल्ला गुलेन, वो बेसिकली यूएस के अंदर हैं और उनके जो फॉलोअर्स हैं टर्की के अंदर, उनके ऊपर डायरेक्टली अटैक किया जा रहा है एर्डोगान सरकार के द्वारा, ऐसा लगातार इल्जाम बताया गया है। क्योंकि यहां पर जो गुलेन है उनका एक तरह से डिनाइड था कि उन्होंने कोई भी प्लान नहीं किया था कू को लेकर, उनका कोई भी रोल नहीं है। यहां पर इनफैक्ट उन्होंने ये बताया कि ये एर्डोगान के द्वारा खुद ही किया गया था 2016 में, ताकि वो यहां पर जो सिंपैथी वोट है वो उसको एक तरह से जुटा सकें। इनफैक्ट यहां पर एक रिपोर्ट लाई गई है अल मॉनिटर। अल मॉनिटर बेसिकली क्या है, वो कोशिश कर रहा है कि डेमोक्रेसी बनी रहे टर्की के अंदर, लेकिन यहां पर अल मॉनिटर का जो रिपोर्ट आया उसमें यह बताया गया है कि जो नया लॉ है उसके थ्रू यहां पर सिविल सोसाइटी के ऊपर एक काफी बड़ा ब्लो है। एंड लेट्स सी कि क्या यहां पर जो सिविल सोसाइटी वगैरह जैसी चीजें हैं, एनजीओज हैं टर्की के अंदर, क्या वो पूरी तरह से हटा दिए जाएंगे, ये आगे देखने वाली बात होगी। इनफैक्ट आपको कुछ समय पहले याद होगा, हाया सोफिया को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा हुआ था। इसको हाया सोफाया या फिर सोफिया भी कहते हैं। तो यहां पर हाया सोफिया क्या था कि 1500 के आसपास ये एक क्रिश्चियन कैथेड्रल था, उसके बाद इसको मॉस्क में कन्वर्ट कर दिया गया, फिर आगे चलकर जब टर्की के अंदर डेमोक्रेसी जैसी चीजें आई तो इसको म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया था, क्योंकि ऐसा बताया गया कि स्टार्टिंग में ये क्रिश्चियन कैथेड्रल था तो इसलिए हमें म्यूजियम में कर देना चाहिए। लेकिन रिसेंटली यहां पर टर्की ने निर्णय लिया, एर्डोगान की सरकार ने निर्णय लिया कि इसको हम वापस से मॉस्क में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह की जो लगातार चीजें की गई हैं एर्डोगान के द्वारा, वो दिखाता है कि यहां पर एर्डोगान एक तरह से टर्की को पीछे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं डेमोक्रेसी और इस तरह के मामले में। तो आई होप दोस्तों ये जो पूरा वीडियो था रिगार्डिंग जो नया कंट्रोवर्शियल लॉ की काफी चर्चा हो रही है पूरे विश्व भर में, इसके बारे में सब कुछ आपको जानने को मिल गया होगा। जानने से पहले मैं आपके लिए एक ज्योग्राफी वाला क्वेश्चन लेकर आया हूं, आपको मैच करना है, बताना है कि कौन सा करेक्ट है। इसका जो राइट आंसर है हमेशा की तरह मैं अपने इंस्टाग्राम पर तो डालूंगा ही, अगर आप इंस्टा पे नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से आप इसका राइट आंसर और एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेस करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।